डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम साइंस सब्जेक्ट क्लास 10 सीबीएसई के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए, साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंसिया से आया हुआ है, जिसका कि अर्थ होता है नॉलेज। तो बात करते हैं अब साइंस होता क्या है। तो साइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं द सिस्टमैटिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज which human have obtained by their observation, experience, experiment and इज कॉल्ड साइंस। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टमेटिकली ढंग से मतलब क्रमबद्ध रूप से सजाया हुआ ऐसा ज्ञान जो कि मानव के द्वारा उसके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस यानी कि उनके अनुभव और एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया गया है, उसी को हम साइंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे साइंस के फादर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न साइंस के फादर कौन है। तो मॉडर्न साइंस के फादर जो है गैलीलियो गैलीली है, क्योंकि इन्होंने जो है पहली बार साइंटिफिकली साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उनको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, फादर ऑफ एंशिएंट साइंस की अगर बात किया जाए तो फादर ऑफ एंशिएंट साइंस जो है आपके वो थेल्स है। इसके बाद हम बात करेंगे साइंस के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। तो देखिए, साइंस के जो है मुख्यतः चार ब्रांचेज होते हैं। पहला है नेचुरल साइंस, दूसरा है फॉर्मल साइंस और तीसरा है अप्लाइड साइंस और चौथा है सोशल साइंस। तो इस तरीके से आपके जो है चार साइंस के जो है मेन ब्रांच हैं। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल साइंस के फर्दर सब ब्रांच के बारे में। तो देखिए, नेचुरल साइंस के जो है दो सब ब्रांचेज होते हैं, एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंस। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के ही फर्दर डिविजन्स के बारे में। तो जब फिजिकल साइंस को डिवाइड किया जाएगा तो इसके दो डिवीजन हो जाएंगे, एक हो जाएगा फिजिक्स और एक हो जाएगा केमिस्ट्री। इसके बाद बात करेंगे अगर हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के बारे में, तो बायोलॉजिकल साइंस के जो है फर्दर टू टाइप्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका जो है जियोलॉजी और दूसरा हो जाएगा बॉटनी। तो इस तरीके से हमने देखा कि साइंस के जो है कितने ब्रांचेस होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो, देखो नेचुरल साइंस में हम लोग नेचर का स्टडी करते हैं, ठीक है, और फॉर्मल साइंस में जो हम लोग रीजनिंग हो गया, ठीक है, या फिर आपका मैथमेटिक्स हो गया, एस्थेटिक्स हो गया, इन सब का स्टडी करते हैं। और सोशल साइंस में हम लोग जो है सोसाइटी का स्टडी करते हैं। और अप्लाइड साइंस में जो हम लोग जो नेचुरल साइंस और फॉर्मल साइंस में स्टडी करते हैं उसका अप्लाई करते हैं। फिजिकल साइंस में हम लोग जो है जो निर्जीव यानी कि जो है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनका स्टडी करते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग जो है लाइफ का स्टडी करते हैं, लिविंग बीइंग्स का स्टडी करते हैं। और फिजिक्स में जो है हम लोग नेचर का स्टडी करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मैटर और जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, या फिर एनर्जी है या फिर मैटर है, इनका स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन का स्टडी करते हैं। जियोलॉजी में अगर बात करेंगे तो हम लोग जो है जो एनिमल्स होते हैं उनका स्टडी करते हैं। और बोटनी में बात करेंगे तो बोटनी में हम लोग जो है प्लांट्स का स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट में इन सभी ब्रांचेस का जो है इंट्रोडक्शन करा दिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। तो देखिए, केमिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड कीमिया से निकला है, और कीमिया का अर्थ होता है आपका ब्लैक। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का डेफिनेशन का। तो केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, properties, structure and reaction of material substances is called chemistry। यानी कि साइंस का वो ब्रांच जो कि मटेरियल सबस्टांसेस के रिएक्शन, उसके स्ट्रक्चर, उसके प्रॉपर्टी, उसके प्रिपरेशन का स्टडी करता है, उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो बात करते हैं इसके फादर के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर जो है वो एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर है। इसके बाद हम बात करेंगे फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री जो है वो जबीर इब्न हयान है। अब बात करेंगे हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया कौन है। तो ये जो है आपके प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, यानी कि प्रोफेसर, या फिर कह सकते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जो है वो इंडिया में केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5 मेन या फिर मेजर या फिर प्राइमरी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन से हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री के जो 5 प्रमुख या कह सकते हैं कि जो है प्राथमिक जो ब्रांचेज हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और पांचवा आपका बायो केमिस्ट्री है। तो बात कर लेते हैं ये पांचों केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज हैं ये क्या है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका केमिस्ट्री का वो ब्रांच हो जाता है जिसमें कि हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच हो जाता है जिसमें हम लोग ऐसे मटेरियल का स्टडी करते हैं जिसमें कि कार्बन नहीं हो। सिंपल याद रखिएगा, कार्बन है तो उसका स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कार्बन नहीं है तो उसका स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर बात करेंगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया जिसमें कि हम लोग मटेरियल का बिहेवियर का स्टडी करते हैं, और एनालिटिकल हो जाएगा जिसमें कि हम लोग मटेरियल के जो कंपोजिशन है उनका एनालिसिस करते हैं, जैसे कि आपका पानी में क्या घुला हुआ है, आर्सेनिक है नहीं है, ठीक है, ये सब बातें हो गई। और बायोकेमिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जो है लिविंग थिंग्स का केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट में जाना केमिस्ट्री के जो मेन 5 ब्रांचेज हैं उनके बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का पहला चैप्टर, और पहला सिलेबस हमारे सिलेबस का जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है बात करेंगे अपने चैप्टर के शीर्षक यानी कि टाइटल का कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस अलोन और with others undergo change to produce one or more substances with new property is called chemical reaction। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई एक सब्सटेंस अकेले ही या किसी दूसरे के साथ में मिल करके कुछ ऐसा बदलाव करता है ताकि वो एक या एक से अधिक नए प्रॉपर्टी, नए गुणों वाले पदार्थों को बना सके। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। आप इतना भी बता सकते हैं, आप ये जो मैंने अभी डिफाइन किया ये भी बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसे भी आप बता सकते हो। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट हम उन पदार्थों को कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं ताकि वो नए सब्सटेंसेस को बना सके। फिर हम बात करते हैं अब प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब ये हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन में नए बने हुए जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं, उससे पहले देखिए रिएक्टेंट जो है ये आपका रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरीके से अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे H2CO2 सॉरी H2 और Cl2, मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपस में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बनाता है आपका HCl। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये दोनों के दोनों जो है आपके रिएक्शन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों जो है आपके रिएक्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताया था कि द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आपका बाहर कौन ले रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसलिए दोनों के दोनों हो जाएंगे रिएक्टेंट। और क्या बताया गया था कि द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो न्यू सब्सटेंसेस क्या बन रहा है? ये बन रहा है HCl, इसलिए HCl जो है आपका ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि दो ठो जो है आपके रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया गया था केमिकल रिएक्शन में, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अलोन अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस वन और मोर सब्सटेंस। तो देखिए यहाँ पर एक मात्र CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है अकेले ही कुछ ऐसा परिवर्तन करता है अपने आप में जिससे कि दो कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड दो आपके जो है सबस्टांसेस डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले बनते हैं, तो ये भी आपका एक रिएक्शन हो गया और इसमें जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों दोनों जो आपके जो है प्रोडक्ट्स हो गए। तो इस तरीके से हमने जो है देख लिया कि रिएक्शन में एक से अधिक पदार्थ यानी कि रिएक्टेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और एक लौता जो है केमिकल सबस्टांस भी पार्टिसिपेट करता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम बात करेंगे अब केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, कैसे जो है आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखिए ये जो है आपका दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है, इसमें क्या होता है कि first bonds between the atoms of reactant molecule break during reaction, so reactant molecule are broken into the atoms। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले क्या होता है कि जो एटम के बीच में बॉन्ड होता है, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है रिएक्शन के दौरान, और इसलिए क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने एटम में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका जो है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हो गया आपका एक और हो गया आपका जो है हाइड्रोजन, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन हो गया, ये आपस में क्या था, जुड़ा हुआ था। ये हो गया आपका जो है Cl मतलब क्लोरीन, और यहाँ पर एक और हो गया यहाँ पे Cl यानी कि क्लोरीन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, तो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो रिएक्शन के दौरान ब्रेक होता है, ठीक है। और जब ये ब्रेक होता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है ये आपके एटम में अपने डिवाइड हो जाते हैं। तो इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका टूटेगा और एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, एक क्लोरीन अलग हो जाएगा और एक क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये डिवाइड हो जाता है, ये पहला स्टेप है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा स्टेप का। तो दूसरा स्टेप में क्या बोला जा रहा है, आफ्टर रिएक्शन these atoms regroup or rearranged by making new bonds between them to form the molecule of product। अब क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो है हाइड्रोजन था जो कि टूट गया था, ठीक है, अपने एटम में, और यहाँ पर था क्लोरीन और एक और यहाँ पे क्लोरीन। अब क्या होता है कि ये रीग्रुप होता है। पहले क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ग्रुप बनाया था, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि आपस में कोई किसी के साथ में जो है ग्रुपिंग कर लेगा एट रैंडम। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन रीग्रुप कर लेता है, फिर से हाइड्रोजन और क्लोरीन रीग्रुपिंग कर लेता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है कि HCl का जो है मॉलिक्यूल जो है बनता है। तो आफ्टर रिएक्शन यही जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन जो एटम्स हैं ये ग्रुप या रीअरेंज हो जाते हैं एक नए बॉन्ड बना करके, ताकि जो है प्रोडक्ट के नए मॉलिक्यूल बन सके। तो इस तरीके से आपका जो है केमिकल रिएक्शन होता है। अब उम्मीद करता हूं कि आपने जो है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ लिया है। तो चलिए बात करते हैं आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से जो आपके गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। तो सबसे पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कि आपका जो है गैस निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि जिंक या फिर मैग्नीशियम हो, आयरन हो, ऐसे जो मेटल होते हैं ये आपके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमने एग्जांपल में दे दिया है कि जिंक जो है जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन कर रहा है तो वो ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बना रहा है और साथ ही में जो है आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, मतलब कि निकाल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। इसी तरीके से बात करेंगे, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो ये जो है एक सॉलिड लेड मोनोऑक्साइड के साथ में जो है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करते हुए ये जो है आपका रिएक्शन करता है। यानी कि लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है, ठीक है, मतलब जब गर्म करते हैं तो वो आपका डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज किस में होता है, तो ये आपका जो है डिकम्पोज होता है PbO यानी कि जो है आपका लेड ऑक्साइड जो कि आपका सॉलिड होता है, ठीक है।
और इसके अतिरिक्त दो ठो गैस बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इस तरीके से आपका जो है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब जिंक HCl के साथ में रिएक्शन किया तो आपका जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया, और जब लेड नाइट्रोट को हमने गर्म किया तो ये जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो दो गैस को जो है आपका इवॉल्व किया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम बात करेंगे सेकंड का, तो सेकंड में हो जाता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो आपका प्रेसिपिटेट है ये है क्या, क्योंकि अगर आप प्रेसिपिटेट नहीं समझेंगे तो रिएक्शन को मैं समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेट होता क्या है। देखिए, अ सॉलिड व्हिच गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन ऑफ टू सॉल्यूशंस इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर दो सॉल्यूशन के बीच में हम रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में से सॉलिड मटेरियल जो सेपरेट होता है उसी सॉलिड मटेरियल को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करेंगे तो अगर सोडियम सल्फेट क्या क्या करते हैं कि सोडियम सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं तो फिर वो दोनों रिएक्शन करते हैं और ऐसे कंडीशन में बनाते हैं आपका जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट जो होता है ये आपका व्हाइट कलर का जो है एक आपका प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन से अलग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक प्रेसिपिटेट यहाँ पर जो है बन रहा है बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल का। तो दूसरा एग्जांपल हम बता सकते हैं कि जब लेड एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तब एक येलो प्रेसिपिटेट जो कि आपका आयोडीन आयोडाइड सॉरी लेड आयोडाइड होता है ये आपका जो है बनता है, जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है और पोटेशियम एसीटेट बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया था बेरियम क्लोराइड के साथ में तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बना था BaSO4 जो कि सॉलिड रूप में सॉल्यूशन से बाहर सेपरेट हो रहा था। और जब हमने लेड एसीटेट का रिएक्शन कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ में तो यहाँ पर जो है आपका लेड आयोडाइड येलो कलर का बिलियन से मतलब सॉल्यूशन से जो है सेपरेट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कलर में भी जो है आपका बदलाव होता है। जैसे एग्जांपल की बात किया जाएगा तो क्लोरीन वाटर को का रिएक्शन जो है अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कराते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है आपका जो क्लोरीन वाटर होता है वो तो येलो कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है आयोडीन एक जो है ग्रे कलर का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपका जो है क्या कह सकते हैं, दूसरी बात देखिए यहाँ पे पोटेशियम जो आयोडाइड है यानी कि जब क्लोरीन वाटर को हम लोग जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो फिर एक ब्राउन कलर का जो है आयोडीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वो देख सकते हैं आप येलो कलर से कैसा चेंज हो गया, येलो कलर से जो है आपका ये जो है आपका चेंज हो रहा है आयोडीन आयोडीन बोल रहा हूँ आपका जो है ब्राउन कलर। ठीक है, मुंह से जो है गलती से निकल गया, ये आपका जो है ब्राउन कलर हो गया। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ येलो से, क्योंकि जो आपका पोटेशियम आयोडाइड जो होता है ना ये आपका जो है कलर लेस होता है। तो ये आपका जब कलर लेस है तो पूरे सॉल्यूशन का जो है जो कलर होगा वो कैसा होगा, वो आपका जो है वो येलो होगा, क्योंकि क्लोरीन वाटर का जो कलर है ये आपका येलो है। तो पूरे सॉल्यूशन का कलर येलो था जबकि बाद में आपका आयोडीन का कलर ब्राउन है, तो इसलिए इसका जो है आपका क्या हो जाएगा कलर, ये हो जाएगा आपका ब्राउन। अब बात करते हैं हम लोग चौथा। तो चौथा याद रखिएगा कि चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड
का रिएक्शन अगर हम लोग वाटर से कराते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मतलब सिंपल सी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर आप जब वाटर डालोगे या फिर वाटर में जब आप कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत सारा एनर्जी जो है आपका बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपका सॉल्यूशन बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका टेम्परेचर आपका जो है बढ़ जाता है। और चूंकि आप घर रंगते समय जो है, घर का जब कलर कराया जाता है जिसको हम बोलते हैं सफेदी करवाना, तो ऐसे कंडीशन में जो है ये रिएक्शन आपने देखा भी होगा, किसी एक बड़े से टब में जो है कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला जाता है और जिससे कि वो आपका जो है ना वो गर्म हो जाता है और उसमें से जो है भाप की तरह आप देखते हुए निकलते हुए आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये हो जाएगा जिसमें कि आपका हीट जो है आपका निकल रहा है। दूसरा रिएक्शन हम कह सकते हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिक्स किया जाता है तो फिर टेस्ट ट्यूब में जो मिक्सचर जो है, मतलब अमोनियम क्लोराइड का और बेरियम हाइड्रोक्साइड का, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, स्टीरिंग किया जाता है एक ग्लास रॉड से। तो फिर क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम को अगर टच करते हैं तो वहां पर हमें जो है ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब दोनों रिएक्शन किए अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इन दोनों के ये दोनों जो है आपका रिएक्शन, ये दोनों जो केमिकल्स हैं ये रिएक्शन तब किए जब उन्होंने जो है जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पर हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पर जो मिक्सचर होगा, जो रिएक्शन मिक्सचर जो होगा उसका जो है हीट जो है आप सॉरी हीट बोल रहा हूँ, जो क्या बोल सकते हैं, जो आपका टेम्परेचर है वो आपका जो है घट जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं एक में टेम्परेचर बढ़ गया था और एक में आपका टेम्परेचर घट गया था। अगर इसके आधार पर बात करेंगे तो आपके जो है दो प्रकार के रिएक्शन हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि पहला जो रिएक्शन था इसमें आपका हीट चूंकि बाहर निकला था तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा हो जाएगा द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो दूसरा जो रिएक्शन का एग्जांपल हमने बताया था, ये जो अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड था, ये जो रिएक्शन था ये आपका एक इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करके और तब ऑकर किया था, जिसकी वजह से कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम एसीटेट बना था। सॉरी, पोटेशियम जो है आपका एसीटेट नहीं बल्कि पोटेशियम जो है आपका ये बना था क्लोराइड। यहाँ पर एसीटेट गलती से लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्लोराइड बना था। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है आपका क्लोराइड बना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हीट इज प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड के आधार पर रिएक्शन दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है एक्सोथर्मिक और एक हो जाता है इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब बाहर, थर्म मतलब देखिए इसमें समझा देता हूँ। थर्म का मतलब हो गया हीट और एक्सो का मतलब बाहर। तो हीट जब बाहर निकलेगा तो ऐसा रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इंड का मतलब हो गया आपका जो है अंदर और थर्म का मतलब हो गया आपका हीट। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन हो गया जिसमें कि हीट जो है आपका एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे पांचवा प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक। तो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो आपका फिजिकल स्टेट होता है केमिकल रिएक्शन तो वही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल तो सॉलिड होता है, वो आपका क्या होता है कि जो है आपका जब जलता है तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि दोनों के दोनों ही आपके गैस है। तो आप समझ सकते हो, देखो जब ये रिएक्शन नहीं हुआ था तो रिएक्टेंट जो है वो क्या है, कैंडल है। मतलब उसका जो है वैक्स है या फिर कह सकते हैं आपका जो है पेंटाकोसन है। ठीक है, तो कैंडल जो है आपका सॉलिड है, जब जल गया, जलने के बाद से आपका जो है वाटर वेपर जो कि बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, दोनों दोनों आपके क्या है, गैस है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि C25H52 यानी कि पेंटाकोसन जो कि आपका मोमबत्ती का फॉर्मूला होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, वाटर वेपर बनाता है, जो कि आपके क्या है, दोनों के दोनों ही आपके जो है गैस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका सॉलिड था पेंटाकोसन या कैंडल, ये आपका जो है गैस और गैस में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये पांच कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन का। मतलब पांचों में से कोई जो है एक कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिल सकता है और एक से अधिक भी प्रॉपर्टी देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद
हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। और जो है इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें जानकारी मतलब प्राप्त होते हैं इक्वेशन और कन्वे होते हैं। और दूसरा बात करेंगे केमिकल इक्वेशन से क्या क्या जानकारी हमें नहीं मिलता है। और फिर हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन से जो जानकारी हमें नहीं मिल पा रहा है उसको उसके मिलने के लिए हम क्या उपाय लगा सकते हैं। तो ये जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।